तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रिपरेशन हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हम लोगों का समाप्त हो चुका और हम लोगों का प्रॉपर्टीज चलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे हम लोग देखे उससे पहले कुछ क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को बतलाएंगे करवाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज और देखते हैं, जो हम लोग का जो प्रिपरेशन था अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का, उसको एक बार नट शेल में हम लोग देख लेते हैं छोटा सा संक्षिप्त रूप में कि कैसे हम लोग अल्कोहल को प्राप्त करते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन नट शेल लिखते हैं हम लोग, इन नट शेल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो ध्यान देंगे यहां पे हम लोगों का ROH जैसा कि लोग देख रहे हैं एल्कोहल, तो याद होगा एल्कोहल से किस किस को ट्रीट कराए थे हम लोग, एल्कोहल से कराए थे हम लोग किसको, HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन Cl2, जिसके बाद हमको मिला था RCl। ठीक है, फिर हम लोग करवाए थे किसको, PCl5 को, जिससे मिला था हम लोग को ये एल्काइल क्लोराइड। फिर करवाए थे हम लोग किसको, PCl3 को, जिससे कि हमको मिला था एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, फिर हम लोग करवाए थे, याद होगा, रेड फास्फोरस को प्लस Br2 से, जिससे कि PbR3 हम लोग को मिला था फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और इसको हमने 4 किया तो ये हमारा कितना था, 6 था, और यहां क्या मिलेगा, RBr। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं और यहां करवाते हैं हम लोग इसको, यहां पे P4 प्लस I2 और ये PI3, तो हम लोग कर दें इसको 4, इसको 6, जिससे कि हमको RI मिला, है ना। और एक हमारा था जो देखे थे हम लोग इसको, मिक्सचर ऑफ NaBr प्लस कॉक H2SO4, तो यहां सबको मिला था RBr। ठीक है, और एक हमारा यहां से था जो देखे थे थायोनाइल क्लोराइड से SOCl2 के साथ, जो कि पाइरिडीन के प्रेजेंस में था, हमारा पाइरिडीन के प्रेजेंस में था, जिससे कि हमारा RCl ये बनता है। तो इनट शेल अल्कोहल गिव्स एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये इन नट शेल ROH मीन्स अल्कोहल गिव्स RX। कैसे देता है ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये तो ये हम लोग देखें अल्कोहल से नट शेल में कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं किस चीज को, एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग देखते होंगे जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के बाद कुछ क्वेश्चन भी हम लोग को होने चाहिए, खास करके एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन, तो हमेशा आप लोग को हम बोलते हैं उसको बनाइए और बना करके देखिए कि कैसे हम लोग उसको ये करते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन जो हमने बताया था पिछले बार कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2 ये था
कि पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ रख करके क्यों नहीं रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। याद होगा था क्या कि why not Ki is kept with conc H2SO4, why do not Ki is kept with conc H2SO4 with अल्कोहल। याद होगा ये हम लोग का क्वेश्चन है 10.2 इन टेक्स्ट में। ये क्वेश्चन होगा आपका कि मतलब पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ रख करके अल्कोहल के साथ क्यों नहीं ट्रीट कराते हैं, ये प्राप्त करने के लिए, मतलब एल्काइल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को बतलाए थे हम कि जैसे ही क्या करते हैं हम लोग Ki को कॉन्क H2SO4 के साथ रखते हैं तो ये क्या होता है KHSO4 पल करके तैयार हो जाता है और प्लस हमारा ये HI बनता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पोटेशियम बाइसल्फेट ही बोलते हैं इसको, इसके साथ जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और फिर क्या होता है HI H2SO4 के साथ होने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 प्लस SO2 I2 में। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 के साथ रख करके अल्कोहल के साथ हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 के साथ रखते हैं तो ये क्या होता है HI यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, यानी H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। ये हमने कल बताया भी था कि 10.2 आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्यों नहीं हो सकता इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर आपका आता है तो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10.4 है आपका। 10.4 में ऐसा है कि हम लोग देखते हैं उसमें क्या है, पेंटेन है। कहता है इसमें क्या C5H12 ये है, यानी पेंटेन है C5H12। ये कहता है क्या कि कितने इस एल्केन का आइसोमर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, यानी C5H12 जो ये एल्केन है, C5H12 का जो आइसोमर्स है वो दे सकता है फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन के बाद कितना, एक मोनो हेलो एल्केन का कितना डेरिवेशन दे सकता है। क्वेश्चन है 10.4 का इंटेक्स्ट का। ये क्या है 10.4 में कि C5H12 आइसोमर्स ऑफ, इसको ऐसे लिख लें हम लोग, अच्छा रहेगा, आइसोमर्स ऑफ C5H12 alkane gives पहला फोटो 1 फोटो केमिकल क्लोरीनेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो आता है ये हम लोगों का 3 आइसोमर्स ऑफ आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा 10.4 है इंटेक्स्ट का, जिसमें कहता है कि आइसोमर्स C5H12 एल्केन गिव्स दे सकता है एक फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन का
3 आइसोमर्स का फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का, ठीक है, और फिर 4 का। तो कैसा हो सकता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाएं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा, और हम सिर्फ क्या करेंगे, इन टेस्ट का या एग्जांपल का एक्सरसाइज का जो भी आपका रेफरेंस होगा वो हम दे देंगे। तो ये 10.4 इंटेक्स का 10.4 क्वेश्चंस में C5H12 का आइसोमर्स है। इसका 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो एल्केन होगा उसका स्ट्रक्चर होगा ये आपका CH3 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 ये CH3। क्योंकि इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन हम लोग करवाएंगे यूवी लाइट में, तो क्लोरीन को हम लोग कहीं भी भेजेंगे, क्लोरीन को हम लोग कहीं भी रखेंगे, किसी भी पोजीशन पर क्लोरीन रहेगा तो उसका एक ही नाम होगा, ठीक है। यानी एल्केन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा नियोपेंटेन। क्या होगा? नियोपेंटेन। सेकंड है जिसमें कि कहता है क्या कि एल्केन का वो कौन सा कंपाउंड है जो 3 आइसोमर्स दे सकता है इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का। तो हम देखते हैं, ये CH3, ये CH2 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 और ये CH3, एन पेंटेन जो है ये आपका यूवी लाइट में जब हम लोग इसको Cl2 से यूवी लाइट में ट्रीट करवाते हैं तो ये हमारा 3 प्रोडक्ट दे सकता है। कौन कौन भाई? तो एक दे सकता है 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन and 3 chloropentan। ये हमारा 3, ठीक है। और थर्ड में है सो बोलता है क्या कि वो कौन सा ऐसा आइसोमर्स है किसका, पेंटेन का, जो 4 मोनो क्लोरीनेशन, जो 4 आइसोमर्स देगा फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ मोनोक्लोरो एल्केन का। तो वो हम देखते हैं, हो सकता है आपका CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH3। अब इसको हम लोग यदि Cl2 से यूवी लाइट में करवाते हैं तो हो सकता है कौन कौन, CH2 यहां पे है ना आपका, ये CH3 1 2 3 4, ये आपका, ये हो सकता है आपका इसको हटा दें हम लोग, ये Cl, ये 1 2 3 4 5, ये हमारा ऊपर वाले को मिटाते हैं हम। सेकेंड 4 बोलता है, इससे 4 बनेगा, तो एक यहां रखे, एक यहां रखे, एक हम रख सकते हैं CH3 CH, ये CH3 इसको हटा दें हम लोग यहाँ पे, इस Cl को ले गए हम लोग CH2 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। और 4 बोलता है कंपाउंड बनना चाहिए, ये CH2 Cl, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH3, ये 4 मोनो क्लोरो पेंटेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं
इसका IUPAC नियम देखेंगे हम लोग, तो यहां से क्या मिलेगा, सबसे पहले ये बना था हमारा, यानी 1 क्लोरो 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन, मिथिल प्रोब्यूटेन, ठीक है। यहां से 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर ऊपर आते हैं तो यहां से 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यहां से आता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 4 आइसोमर्स बनेगा इसका, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। तो ये 2 क्वेश्चन हम देखे इंडेक्स का 10.2 10.4। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसको मिटाएं हम लोग, ठीक है। ये इंडेक्स का क्वेश्चन था जो हमारा खत्म। तो ये हमारा क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे है। हम लोग आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आगे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपका प्रिपरेशन से हो सकता है, जो हम लोगों ने देखा था। प्रिपरेशन हम लोग किए थे, प्रिपरेशन में देख सकते हैं कि 1 आइडोब्यूटेन हम लोग को प्राप्त करना है। यहां था क्या क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाएगा 10.7, ठीक है। एक्सरसाइज का 10.7 था क्वेश्चन कि हाउ विल यू ऑब्टेन 1 आयोडो ब्यूटेन। How will you obtain 1 iodobutane from first में था ब्यूटेन 1 सेकेंड में था 1 क्लोरोब्यूटेन, थर्ड में था ब्यूट 1E। ये था आपका 10.7 इंडेक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसमें 1 ब्यूटेन 1 ओल से, जैसे कि ब्यूटेन 1 ओल है हमारा, यहां पे फर्स्ट का आंसर है ब्यूटेन 1 ओल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो याद होगा हम लोग क्या किए थे, बतलाए थे, HI के साथ रिफ्लक्स करवा करके डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2I, ये बना सकते हैं, ठीक। और हम लोग को याद होगा इसी क्वेश्चन के लिए, इसी रिएक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 को, यानी पोटेशियम आयोडाइड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड को ट्रीट करवा करके भी हम लोग निकालते हैं। ये आपका CH2OH प्लस, ये था हमारे पास Ki प्लस H3PO4। रिएक्शन आप लोग बतलाया है हम आपके प्रिपरेशन में। तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट यहां से हमारा ये 1 आइडोब्यूटेन भी बनता हुआ दिखाई देगा, सॉरी आई, यहां पे 1 आइडोब्यूटेन प्लस, याद होगा हम निकाले थे यहां से H2O और क्या था KH2PO4 प्लस H2O निकाले थे, ये बाई प्रोडक्ट हमारा। और हम लोग कर सकते हैं कि यहां से CH3 CH2 और हम लोग कर सकते हैं अल्टरनेटिवली इसका CH2OH को हम लोग क्या कर सकते हैं, PCl5 PCl3
और SOCl2 किसी से भी ट्रीट करवा कर ये निकाल सकते हैं हम लोग क्या चीज, 1 क्लोरोब्यूटेन निकाल सकते हैं ना, 1 क्लोरोब्यूटेन, और डायरेक्ट इसको हम लोग करवा दें क्या चीज से, सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से हमारा ये बन करके तैयार हो जाएगा क्या चीज, 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ये तीन चीज आप लोगों को, 3 रिएक्शन हम आप लोगों को बतलाया। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर है, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका चलेगा, और ये 100% आपका करेक्ट हमारी बुक में है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास किसी से भी एक से हम लोग करके 1 क्लोरोब्यूटेन निकालते हैं और ये करवाते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले का, देखते हैं सेकंड वाले का क्या हो सकता है। तो सेकंड वाला बहुत ही आसान, सेकंड वाले को 1 क्लोरोब्यूटेन से डायरेक्ट हम लोग करवाते हैं सोडियम आयोडाइड से फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो डायरेक्ट हमको ये मिल जाएगा। यानी सेकंड वाले का आपका आंसर यहां हो सकता है, सेकंड वाले का आंसर आपका ये डायरेक्ट यहां से यहां तक, ये सेकंड वाले का आंसर हो सकता है। ये दोनों रिएक्शन साफ साफ क्योंकि यही हमको बोलता है। अब ध्यान देंगे, थर्ड जो हमारा है ये है ब्यूट1इन, यानी CH3 CH2 CH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ब्यूट1इन। ये आपका ब्यूट1इन से 1 आइडोब्यूटेन हमको बनाना है। तो पहले हमको इसको HBr से ट्रीट कराना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इसको हम ट्रीट करवाएंगे तो ये हमारा बनेगा CH3 CH2 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 Br, और फिर इसको फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जब हम लोग इसको करवाते हैं, ये डायरेक्ट हमारा बनता हुआ दिखाई देगा क्या चीज, 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, पूरा का पूरा बनकर के हमारा तैयार हो गया। ठीक, तो ये हमारा ये एक्सरसाइज का 10.7। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कर सकते हैं। क्वेश्चन का रेफरेंस हमने दिया, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम दिस ब्यूटेन 1 और 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 3 क्लोरोब्यूटेन, ये थर्ड में ब्यूट1इन। तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन में पहला लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला, फिजिकल स्टेट। तो ये हम आप लोगों को बतला दें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट में सबसे पहला जो होता है वो देखते हैं क्या कि CH3 F फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन भी फ्लोरीन और CH3Br एंड C2H5Cl R, यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसियस, आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हायर जो एल्केन होता है, एल्काइल हाइड होता है, वो क्या होता है, लिक्विड से भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में आ जाता है, मतलब C8 तक के बाद से जो होगा वो सॉलिड हो जाएगा। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर देखते हैं पहला फिजिकल स्टेट हो गया, तो सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट हमारा ये हो गया।
और हायर जो एल्केन होगा वो कहता है क्या होगा, सॉलिड होगा। हायर एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी, हायर एल्काइल हैलाइड्स आर सॉलिड। अब देखते हैं सेकंड में, तो सेकंड में आते हैं, वो देखते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी में देखते हैं क्या हम लोग को, कि हालांकि ये जो एल्काइल हैलाइड है इन सब का सब पोलर है, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल्दो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर but they are insoluble in water. They are insoluble in water. They are soluble in water because they do not form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, एल्काइल हैलाइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब जो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जानते होंगे तो कहीं भी किसी भी क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्ड बता देंगे, लेकिन हम लोग ये पढ़ना था केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको हर जगह एप्लीकेशन आता रहेगा बीच बीच में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको परेशान करेगा जो लोग नहीं जानते हैं। अब देखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया वाटर के साथ, लेकिन होता क्या है ये बट सॉल्युबल, कौन, एल्काइल हैलाइड्स, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स किस किस में सॉल्युबल है, ये बेंजीन में सॉल्युबल है, बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में, साइक्लोहेक्सेन में, एटसेट्रा, पीटीसी। ठीक है, ये हमारा। तो ये हम लोग देखते हैं हम लोग कि ये सॉल्युबिलिटी का कैसे हम लोग देखते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग कि ये किसमें इसका सॉल्युबिलिटी है। और अब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट से काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, यानी हम लोग का हो गया ये थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है ना, बॉइलिंग पॉइंट। और बीपी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये 3 तरह का केस हम लोग का हो सकता है। तो बीपी में देखते हैं सबसे पहले कि जब कहता है कि सेम एल्काइल और डिफरेंट हैलाइड हो, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर छोटा करें ताकि, यानी सेम अल्काइल एंड डिफरेंट हैलाइड। ठीक है, सेम एल्काइल एंड डिफरेंट हैलाइड। तो सेम एल्काइल एंड डिफरेंट हैलाइड में क्या है कि ऑर्डर ऑफ बीपी जो हम लोग देखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ बीपी जो हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा RF, RCl, RBr एंड RI। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है कि इंक्रीजिंग मोलर मास, इंक्रीजिंग मोलर मास एंड magnitude of van der Waals interaction।
ठीक है। दूसरा जो केस आता है हम लोगों का यहां पे सेम एल्काइल एंड डिफरेंट हैलाइड, अब आ जाएगा सेम हैलाइड एंड डिफरेंट एल्काइल, सेम हैलाइड एंड डिफरेंट अल्काइल, यानी हैलाइड सेम रहेगा, अल्काइल डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहां भी देखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ बीपी। तो ये देखते हैं हम लोग CH3Cl, CH3 CH2Cl यानी मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। जब यहां से चलते हैं हम लोग CH2, ये N प्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CH2 N ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सरफेस एरिया का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सरफेस एरिया। कुछ याद रहे या नहीं रहे, हम लोग ये सरफेस एरिया जरूर याद रखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ये सरफेस एरिया का। ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां हमें पता चल रहा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि बीपी सेम हैलाइड एंड डिफरेंट अल्काइल रहेगा। तो बीपी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा, जाहिर सी बात है सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। और अब जब हम लोग आते हैं तो थर्ड केस आ सकता है इन द केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। इन द केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि आइसोमर्स के केस में ब्रांच जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है वही सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये ध्यान रखिए। यानी इन द केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहां पे ये लिख हम लोग एग्जांपल में इसको, जैसे कि ये आपका CH3 CH2 CH2 ये Cl, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं CH3 ये CH3 CH2Cl, तो इसका ज्यादा। फिर कहता है 2 डिग्री का, इससे कम, और सबसे कम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल का। टर्शियरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा। तो यहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया जैसे जैसे घटता गया वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता गया। तो सरफेस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यह चीज होता है किसी चीज को बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। या फिर यूं कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग मोलर मास हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल्स इन इंट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल इंट्रैक्शन जो होगा तो वो भी कहता है इंक्रीज करता चला जाएगा, इसमें डिक्रीज करता चला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल्स इंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चौथा में आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है डेंसिटी का।
फोर्थ पे देखते हैं हम लोग, डेंसिटी। तो डेंसिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, डेंसिटी भी हम लोग देखते हैं क्या कि जो अल्काइल क्लोराइड होता है वो वाटर से लाइटर होता है। बाकी सारा देखते हैं क्या होता है, मतलब अल्काइल आयोडाइड हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड हो गया, तो ये सब क्या होता है, हेवियर होता है इससे, वाटर से। तो हम लिख लेंगे यहां पे अल्काइल क्लोराइड is lighter than water. Alkyl chloride is lighter than water, while other alkyl halides are heavier than water, heavier than water। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं लोग दैट इज ऑर्डर ऑफ डेंसिटी जो होगा वो देखते हैं, आरसीएल का सबसे कम, आरबीआर का सबसे ज्यादा, आरआई का। ठीक, लेकिन यही यदि नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, इफ नंबर ऑफ हैलाइड इज मोर, नंबर ऑफ हैलाइड होगा वो ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि डेंसिटी हमारा अल्काइल हैलाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी जो होगा वो CH3Cl का कम, CH2Cl2 का उससे ज्यादा, CHCl3 का उससे ज्यादा और CCl4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी हुआ। यहां हम लोग देखे, ये सबसे क्वेश्चन बोर्ड में चाहे कहीं भी, नीट में, जेईई में पूछ सकता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। फिफ्थ में जब हम लोग आते हैं तब हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये हमारा साइन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को ये पता है कि अल्काइल हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, पोलर कोवैलेंट है, पोलर नेचर होता है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन हाँ, ये चीज आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, बहुत डिटेल से पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। वहां पे पूरा टॉपिक है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ये पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का, यानी कोवैलेंट कंपाउंड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा, ये बताता है कौन, डाइपोल मोमेंट। लेकिन पूरा डिटेल्स हम लोगों को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। डाइपोल मोमेंट जब भी हम लोग देखते हैं तो प्रॉब्लम आता है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती ये बात कि डाइपोल मोमेंट कहते किसको है। खैर, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में, सिर्फ अल्काइल हैलाइड में डाइपोल मोमेंट कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ये जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यानी बोल सकते हैं दैट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में यहां पर हम लोग देखेंगे कि एल्काइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट एल्काइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग CH3Cl CH3F यानी एल्काइल मिथाइल क्लोराइड। फिर बाकी हम लोगों को देखते हैं वैसे CH3Br ये हम लोगों का, और ये CH3 ये आई सबसे कम। तो यहां पे जो हम देखते हैं जो दिखता है ये पहला पार्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज ड्यू टू ए स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ a smaller size and high electron density of फ्लोरीन, इसके वजह से कि हमको ऐसा दिखेगा। ये था डाइपोल मोमेंट, यहां हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद देखते हैं इसको क्या है, इसके बाद होता क्या है कि यदि सेम कार्बन में मतलब एल्काइल ग्रुप सेम हो, एल्काइल कार्बन सेम हो और नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप बढ़ता चला जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज पूछता है ऐसा एग्जाम में, खासकर 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को ना, ये आपके एनसीईआरटी में 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां बोलते हैं हम लोग, इफ नंबर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीज इन सेम कार्बन ऑफ एल्काइल, सेम कार्बन ऑफ एल्काइल में देखेंगे हम लोग। तो यहां पे क्या है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है ना, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जैसे है हमारा ये CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और ये CCl4 है ना, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म यानी मिथाइल ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑर्डर क्या होता है कि ऐसे होगा हमारा, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यानी डाइपोल मोमेंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ हैलाइड्स का। ये हमेशा ध्यान रखें, यानी नंबर ऑफ हैलाइड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी घटता चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है
और ये जो क्वेश्चन है आपका 10, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 10.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को हटा करके बाकी सबका इसमें कौन सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है या फिर इस ऑर्डर पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो ये हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी का काम खत्म समाप्त। और हम लोगों को इसके बाद जब स्टार्ट होगा तो क्या स्टार्ट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ये